हेलो स्टूडेंट। तो आज क्लास 10th का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है बहुत ज़्यादा थ्योरिकल पोर्शन ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आप लोगों को जो है शुरू में ये क्वेश्चन समझ में ना आए, पर फिर भी आप जो है एकदम से वीडियो को बीच में ही ना रोकें, उसको पूरा देखें और तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, मतलब और चैप्टर के हिसाब से ये जो चैप्टर है वो थोड़ा थ्योरिकल है। ठीक है, तो मतलब ये ना समझें कि अरे ये चैप्टर बहुत कठिन है, मैं इसे छोड़ूंगा। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो देखिए, रियल नंबर्स में जो हम पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात करते हैं रियल नंबर्स की। अच्छा, रियल नंबर्स होते क्या है? देखिए, हमने बचपन से ही एक चीज़ पढ़ी है, जैसे हमारे नंबर लाइन है ये। ठीक है, ये नंबर लाइन हमारी यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और इस तरह से। और इस तरफ जो होते हैं वो -1, -2, -3 और इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं एक ग्रुप बनाऊं, कैसा ग्रुप? जो अगर मैं इन नंबर्स को 1 से लेकर सारे नंबर्स इनफाइनाइट तक अगर मैं इन सबका एक ग्रुप बनाऊं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर। अगर मैं इस ज़ीरो को भी नेचुरल नंबर में शामिल करूं, अगर मैं इस ज़ीरो को भी नेचुरल नंबर में शामिल करूं, तो जो ये हमारा ग्रुप बनेगा, पूरा ये ग्रुप ज़ीरो को शामिल करने के बाद ये बन जाएगा हमारा होल नंबर। ओके, अब ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, इन्होंने कहा कि हमें भी शामिल करो इस टीम में। जो होल नंबर की टीम थी उसमें हमें भी शामिल करो। तो हमने क्या किया, ये पूरा एक ग्रुप बनाया और इसका नाम हमारा क्या होगा? अब इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में है क्या? देखिए, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो इनके बीच में लाई करेंगे, जो जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में। देखिए, जैसे यहाँ पे 0 और 1, 0 और 1 के बीच में 1/2 भी तो होगा, 1/3 भी तो होगा। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे कि माना 3/5, 1/2, ये सारे रैशनल नंबर हैं। और इनकी एक कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अच्छा, और एक कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता, जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता, उन सबको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम रैशनल नंबर, और जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जैसे कि हमारा क्या हो गया? √3, √2, √5, ये हमारे सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि ये सारे जो है ना, ये इंटीजर्स पूरे, ये जोड़ के, रैशनल नंबर जोड़ के और इर्रेशनल नंबर जोड़ के, सबको जोड़ के जो हमारे पास बनता है ना, वो बनता है हमारे पास रियल नंबर। सही है। एक और नंबर होता है जो रियल नहीं होते हैं, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो कि हमारे पास क्लास 10th में नहीं है, वो हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो हमारे पास केवल फोकस करेंगे हम यहाँ पे रियल नंबर्स में। अब देखिए, रियल नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं बता दिया आपको। नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, उसमें इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, उसमें इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। सबको कंबाइंड करके जो हमारा एक ग्रुप बनता है उसे बोलते हैं हम रियल नंबर। ओके, और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिक्स करके, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को जो मिक्स करके ग्रुप बनता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसको समझते हैं। देखिए, तो हमारे पास है क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझने से पहले हम जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर करना चाहते हैं। देखिए,
जब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ जानने के लिए। अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ जानना है तो हम उसके लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। अब होता क्या है, देखिए हमने बचपन से क्या पढ़ा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मुझे अगर 12 एंड 15 का एचसीएफ निकालना है, 12 और 15 का अगर मुझे एचसीएफ जानना है तो मैं कैसे करता हूँ। देखो हमने बचपन से क्या पढ़ा कि अगर इन दोनों का एचसीएफ जानना है तो इस 12 का डिवाइड ना 15 में करते हैं, और तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बच जाए। ठीक है, अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए 12 1 जा 12, कितना बचा 3। अब देखो जो रिमाइंडर है वो 3 बच रहा है, तो मैंने क्या कहा था, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बचे। अब देखिए फिर 3 का डिवाइड हम क्या करेंगे, 12 में करेंगे, तो 3 4 जा 12, तो 12 में से 12 गया 0। तो हम क्या करते थे कि जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है, जब लास्ट में रिमाइंडर जब 0 बचता है तो जिससे मैंने लास्ट बार डिवाइड किया था वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो मतलब क्या होता है, 12 और 15 का जो एचसीएफ है वो क्या है, 3। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 और 15 को डिवाइड करता है। मतलब देखिए 2 से जो है मैं 12 को डिवाइड कर सकता हूँ बट 15 को नहीं। 3 से मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। अब देखो इससे बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर जाए। देखो 6 से मैं इसको दे सकता हूँ बट इसको नहीं देता। फिर मैं अगर जैसे 5 की बात करूँ, 5 से मैं इसको दे सकता हूँ बट इसको नहीं दे सकता। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिससे मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है। अब देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। माना मुझे 21 एंड 18 का अगर मुझे एचसीएफ निकाला तो मैं क्या करूँगा, छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर में करूँगा। छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर। अब देखो 18 का डिवाइड अगर मैं 21 में करूँ तो 18 1 जा 18, कितना बचा 3। अब देखो रिमाइंडर 3 बच रहा है, 0 3 बच रहा है। फिर अभी भी डिवाइड करेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे 18 में, तो 3 6 जा 18 और फिर रिमाइंडर 0। तो जब कभी भी रिमाइंडर 0 बचे तो जो मैंने लास्ट बार डिवाइड किया था जिससे, वो हमारा क्या बनता है, एचसीएफ बनता है। सही है, क्लियर है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मानो मुझे 24 एंड 30 इन दोनों का अगर मुझे क्या करना है, एचसीएफ पता करना है, तो छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर में। तो 24 1 जा 24, कितना बचा 6 का डिवाइड मैं 24 में करूँगा तो 6 4 जा 24 और ये रिमाइंडर 0। तो जिससे मैंने लास्ट बार डिवाइड किया था वो हमारा एचसीएफ बनता है। ये तुम बचपन से पढ़ते आए ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो कुछ और नहीं है, यही है। अब देखिए समझते हैं है क्या वो। देखिए हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, वो है क्या। देखो ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था, तब जाके आप समझेंगे। देखिए हमारे पास जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। माना हम मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स सच दैट, कुछ इस तरह से सच दैट कि जो ए है वो बड़ा है बी से। जैसे मैंने अभी बोला था कि दो नंबर का एचसीएफ निकालना, तो उसमें से एक तो बड़ा है और एक छोटा है। सही है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नहीं किया था कि दोनों का एचसीएफ निकालना, तो एक नंबर उसमें बड़ा था तो हम छोटे का डिवाइड बड़े में कर रहे थे। तो माना यूक्लिड ने क्या कहा कि अगर ए और बी अगर माना कोई दो नंबर्स हैं और इस तरह से हैं कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हमारे पास जो ए होता है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या है कि ए जो है वो क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
और जो आर की जो वैल्यूज़ होती है ना, वो आर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, एक तो छोटी होती है हमेशा बी से, एक तो छोटी होती है हमेशा बी से, ठीक है, और हमेशा जीरो के बराबर और जीरो से बड़ी होंगी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलो देखो, पहले तो ये समझो कि यूक्लिड ने कहा क्या है, कि उन्होंने कहा है कि दो नंबर, मानो दो नंबर ऐसे हैं ए और बी, और उसमें जो ए है वो बी से बड़ा है, ठीक। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होगा, जो ए है वो बी क्यू प्लस आर होगा, और आर की जो वैल्यूज़ है वो हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी, बट बी से हमेशा छोटी होगी। अब देखो एग्जांपल, माना मैं कहूँ कि दो नंबर है मेरे पास, जैसे कि माना एक 24 ले लेते हैं, एंड एक जो है मैं बल्कि 24 नहीं, एक लेते हैं 28 और एक लेते हैं 24, इस तरह से, सही है। तो बताओ ए मुझे कौन सा मानना पड़ेगा, ए मुझे मानना पड़ेगा 28, क्योंकि उसने कहा है ए जो है वो बी से बड़ा है, तो बड़ा वाला का तो ए लेंगे, तो ए और ये बी। अब ये कह रहा है कि अगर ए की जो वैल्यू है 28 की जो वैल्यू है वो कब आती है, जबकि 24 इंटू क्यू, क्यू का मतलब है कोई भी, तो 24 वन जा 24 और प्लस 4, यही तो है। मतलब ये देखो ना, 24 का अगर मैं डिवाइड 28 में करूं तो 24 वन जा 24 और कितना बचा 4। अब मुझे ये बताओ, जो ये 4 है ना, ये जो r है, r की वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है, बताओ क्या हो सकती है r की वैल्यू? r की वैल्यू हमेशा 24 से कम होगी, और कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, r की वैल्यू वो जाएगी 0 तक। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देखो, जैसे माना 3 एंड 16, ये दो नंबर है, तो बताओ मुझे इसमें से a किसको मानना है, a किसको मानना है मुझे, a मानना है मुझे 16 को, क्योंकि हमेशा a जो है वो बड़ा होगा b से, तो इसका मतलब ये होगा b। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे, अगर मैं 3 का डिवाइड 16 में करता हूँ, तो 3 5 जा 15 और कितना बचा 1, तो इसका मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि 16 की जो वैल्यू आएगी ना वो कब कब आएगी, जब 3 इंटू 5 करूँगा मैं, 3 इंटू 5 और प्लस कौन, 3 5 से 15 हो गया, बट अभी कौन जुड़ेगा, ये 1 भी तो जुड़ेगा, तो 1। तो इसका मतलब यूक्लिड ने यही तो कहा है। और आर की वैल्यू देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा आर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होगी ना वो हमेशा बी से छोटी होगी। अब खुद बताओ, 3 से छोटी मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या क्या बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है और 2 बच सकता है। भाई 3 यहाँ पे नहीं होगा ना, अगर माना सोचो रिमाइंडर है, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 का डिवाइड फिर नहीं जाता, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कहाँ बचता फिर। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिविजर से हमेशा कम होगी, और कहाँ तक जा सकती है, 0 तक। कई बार ऐसा होता है कि हम डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 बच जाता है, 2 बच जाता है, 3 बच जाता है कई बार, है ना। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने 3 का डिवाइड इसमें किया और तभी रिमाइंडर 3 बच रहा। भाई रिमाइंडर कहाँ है फिर, वो अगर 3 बचता यहाँ तो मैं 3 का डिवाइड फिर 3 में नहीं दे देता, 3 1 जा 3। तो कहने का मतलब है कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ b, उससे हमेशा छोटी होगी, और कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बट b से छोटी होगी। यही तो कहा है यूक्लिड ने। और यूक्लिड का जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज़ कहाँ करते हैं, दो नंबर के किसमें, दो नंबर के एचसीएफ को फाइंड करने में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं या यूज़ करते हैं। सही है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। देखो वीडियोस को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं कि ए और बी माना कोई दो नंबर है और जो ए है वो बी से बड़ा है, तो ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बी क्यू प्लस आर, और आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी भी हो सकती है, बट हमेशा बी से छोटी होगी। जैसे यहाँ पे 3, जो देखो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती।
3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से छोटी ही होगी हमेशा। अगर यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचता तो इसका मतलब रिमाइंडर ना होता, हम 3 का डिवाइड फिर 3 में कर सकते थे। क्लियर है? तो देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम जो हमारे एचसीएफ है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है 1.1। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट, जो इसका पार्ट है वो है 135 एंड 225, 135 एंड 225। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है 135 एंड 225। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मैं क्या करूँगा, जो 135 है ना उसका डिवाइड 225 में करूँगा। तो 135 का अगर मैं डिवाइड 225 में करूँ तो हम कैसे करेंगे, 135 1 जा 135, तो कितना बचा ये, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से ये गया तो 9, ये 90, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, 90 का डिवाइड फिर 135 में, तो 90 1 जा 90 और कितना बचा, 5 में से 0 गया 5 और ये 4, फिर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, 45 का डिवाइड हम 90 में करेंगे, तो 45 2 जा 90 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। मैंने क्या कहा था, जब कभी भी रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब जिससे मैंने लास्ट बार डिवाइड किया था वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जिससे मैंने लास्ट टाइम डिवाइड किया था वो एचसीएफ हो जाएगा। बट ये जो मैंने अभी तक बताया तुम्हें, ये आप एग्जाम में नहीं करेंगे, ये आप करेंगे रफ में। ठीक है, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन था, 135 एंड 225। देखिए तो हम क्या करेंगे, ए किसको मानेंगे, मैंने क्या कहा था, ए और बी में ना ए किसको मानते हैं, जो बड़ा नंबर होता है। तो हमारा जो इसमें ए है वो आ जाएगा 225 और जो बी है वो आ जाएगा 135। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो a की जगह क्या रखूंगा मैं, 225 बराबर b मतलब कौन, 135 इंटू, अब देखिए मैंने 135 का डिवाइड किया तो कितनी बार गया था, 1 बार और 90 रिमाइंडर बचा था, तो इंटू 1 और प्लस 90 रिमाइंडर। इसलिए मैंने कहा कि ये सब रफ में करेंगे, आप इससे जो है यहाँ उतार सकते हैं अब डायरेक्ट। सही है, क्योंकि ये तो हम बचपन से करते आए ना एचसीएफ निकालने का काम। दूसरा, फिर मैंने क्या किया था, 90 का डिवाइड किया था मैंने 135 में, तो फिर 135 में किया था मैंने 90 का डिवाइड, और कितनी बार गया था वो 90 का डिवाइड, कितनी बार गया था, 1 बार, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा था हमारा 45 प्लस 45। फिर मैंने क्या किया था, फिर 45 का डिवाइड किया था मैंने किस में, 90 में, तो मतलब 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 और रिमाइंडर कितना बचा था यहाँ पे 0। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 बचे तो जिससे मैंने लास्ट टाइम डिवाइड किया था HCF इक्वल टू 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप रफ में करेंगे, ठीक है, और यहीं से आप उतार के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आता तो आप ऐसे करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या कि माना ए और बी दो नंबर हैं, तो ए जो है हमेशा बी क्यू प्लस आर होगा, और जहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे, आर की वैल्यू सॉरी हमेशा छोटी होगी किससे, बी से, और 0 के बराबर और 0 से बड़ी होगी। ये तो कहा था यूक्लिड ने। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, चलते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है क्या, देखिए सेकंड पार्ट है
हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है 196 और 38,220। 196 इसका सेकंड जो पार्ट है वो है 196 एंड 38,220। ठीक है, 38,220। तो देखो इसको भी क्या करेंगे, ये हमारा इन दोनों में हमारा ए कौन होगा, जो बड़ा नंबर होगा वही ए होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी। तो हम क्या करते हैं, बी का डिवाइड ए में करते हैं। तो 196 का डिवाइड अगर मैं 38220 में करूँ तो देखो कैसे करेंगे। इसका डिवाइड अगर इसमें करूँगा तो 1 टाइम्स जाएगा, क्यों 196। अच्छा इसको घटाओ, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचा कितना, यहाँ से एक इधर गया 7 तो 8, फिर यहाँ से इधर गया तो 186, फिर 186। अब कौन उतरेगा नीचे, 2। तो बताओ कितनी बार जा सकता है, 10 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, बार ट्राई करें। 196 इंटू, तो 9 छक्का 54, 5 बचा, 9 9 81, 81 5 86, 8 बचा, 9 1 9 9 8 17। तो इतनी बार जा सकता है। तो 9 टाइम्स दूंगा अगर मैं, तो ये हमारा कितना आ रहा है 1764। अच्छा इसको माइनस करूँ अगर मैं, तो 12 में से 4 गया 8 या 5 तो 9 और इधर गया तो 0 और ये 0, तो 90 अब उतरेगा 0। तो ये कितनी बार जा सकता है, एक बार करके 2 5 बार देखूं। 196 इंटू 5, बताओ जरा, 5 का 30, 3 बचा, 5 9 45 और 3 48, 4 बचा, 5 कम 5 5 और 4 9। तो ये 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो 5 और ये 980। तो ये पूरी तरह से ये डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, 0। तो मतलब मैंने एक ही बार डिवाइड किया और ये एक ही बार में जो है रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मैं दोबारा फिर देता, इसका डिवाइड में फिर इसमें देता, फिर आगे भी प्रोसेस चलती। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रफ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 196 एंड 38220। तो हम मान लेते हैं कि A जो है वो है 38220 और जो B है वो है हमारा 196। सही है। अब हम क्या है, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बाई डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या कर सकते हैं, बताओ। हमारे पास है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो R की वैल्यू है वो छोटी होगी B से और 0 से बड़ी और 0 के बराबर। तो बताओ A कौन है यहाँ पे, 38220 इक्वल टू B कौन है यहाँ पे, 196 इंटू 196 का डिवाइड मैंने इसमें दिया था जब A में, तो कितनी बार गया था, पूरा 195 बार दिया था और रिमाइंडर लास्ट में क्या बचा था हमारा, 0। मैंने क्या कहा था, वहीं पे हम डिवीजन खत्म करेंगे जहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाए। तो पहले राउंड में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब जो मेरा HCF है जिससे मैंने डिवाइड किया था, कौन, 196, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, एक बार ट्राई करें उसे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि लेट A and B are two numbers. Let A and B are two numbers such that A जो है वो B से बड़ा होगा और जो B है वो 6 है।
ठीक है, जिस फॉर्म में दिया होगा। अगर यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा 6q+1, 6q+3, 6q प्लस, तो 6 आ रहा है तो उसको हम b जो है 6 लेंगे। अगर वहाँ पे जो है 5 होता तो हम b बराबर 5 लेते। अगर 3q होता, 3q+1, 3q+3, इस तरह से हम 3 लेते। ठीक है, तो b = 6। तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से हमें क्या पता है कि जो a की वैल्यू होती है ना वो bq+r के बराबर होती है, और जो r की वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है और 0 से बड़ी और 0 के बराबर होती है। यही तो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और r की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना, बताओ तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती है, बताओ। इसके यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू रखूँ तो इसका मतलब 6, तो मतलब r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ी और 6 से छोटी होगी। तो इसका मतलब r की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है वो क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 और 5, क्योंकि 6 से छोटी 5 तक। ठीक है, तो इसका मतलब a की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती है, a बराबर 6, b की जगह 6, q+0। दूसरी a की वैल्यू क्या हो सकती है, a बराबर 6q+1, और a की वैल्यू क्या हो सकती है, 6q+2, और a की वैल्यू क्या हो सकती है, 6q+3, और a की वैल्यू और क्या हो सकती है, 6q+4, और a की वैल्यू क्या हो सकती है, 6q+5। क्यों, r की देखो ना, इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूं b की और r की, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, a बराबर b मतलब 6q+r, r क्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सब पॉसिबल वैल्यूज बन सकते हैं a की। सही है। अब इन्होंने कहा कि हमें ना ऑड नंबर्स चाहिए, ऑड नंबर्स। तो बताओ ऑड नंबर कौन कौन हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 ऑड नंबर्स, 4 ऑड नंबर्स। तो a की 4 ऑड नंबर्स के लिए a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक सकते हैं 6q+1, फिर 6q+3 और 6q+5। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ मैं आपको। अगर मैं 6 का डिवाइड ना अगर मैं 12 में करता हूँ, 12 में, तो 6×2 = 12, 0। सही है। 6 की, अब देखो यहाँ पे इवन है ना, 12 जो है इवन है, तो हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है। पर अगर मैं 6 का डिवाइड में ऑड में करूँ, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैं 6 का डिवाइड अगर मैं 13 में करूँ, 13 में, तो देखो 6 का डिवाइड 13 में करने, 6×2 = 12, कितना बचा, 1। तो ये 13 जो है ना ये ऑड नंबर है, तभी तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगर सोचो इसके बाद का ऑड नंबर कौन है, 15। तो अगर 6 का डिवाइड 2, 6×2 = 12, कितना बचा, 3। देखो रिमाइंडर 3 बच रहा है। अगर इसके बाद का एक और ऑड नंबर ले, हम 6 का डिवाइड अगर मैं 17 में करूं, तो 6×2 = 12, कितना बचा, 5। इसके बाद का अगर मैं डिवाइड फिर इसके बाद का ऑड नंबर में करूं, 19 में करूं, तो 6×3 = 18 और कितना, 1। मतलब जो हमारा, जब भी मैं 6 का डिवाइड किसी ऑड नंबर में करूंगा जो बड़ा होगा 6 से, तो हमेशा इस फॉर्म में आएगा, मतलब हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। कैसे, 6 × कुछ +1, 6 × कुछ +3, 6 × कुछ और +5, इस फॉर्म में आएगा। देखो अगर मैं इससे आगे भी दोबारा यही फॉर्म रिपीट हो रही है, दोबारा यही फॉर्म आ रही है, देखो 1 वाली। ठीक है, तो जब भी मैं 6 का डिवाइड किसी ऑड नंबर में करता हूँ तो हमारा जो फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, 6q+1, 6q+3 और 6q+q का मतलब है क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। जब मैं 6 का डिवाइड किसी में भी करूं, तो चाहे तुम कोई भी बड़ा नंबर ले लो, अगर मैं 6 का डिवाइड जो है माना 87 में भी करूंगा, तो देखो 6×1 = 6, 2 बचा, और 6×4 = 24, कितना बचा, देखो 3।
तो रिमाइंडर 3 ही बच रहा है। तो हमारा जब भी 6 का डिवाइड किसी ऑड नंबर में करते हैं हम, तो हमारे पास यही फॉर्म आती है, कौन सी, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। अगर इवन पूछा होता तो इवन में हमारी कंडीशन क्या बनती, 6q+0, 6q+2, 6q+4, इस तरह से हमारी कंडीशन बनती। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 member to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? इन्होंने कहा कि हमारे पास 616 616, ठीक है, 616 टोटल मेंबर हैं, मतलब टोटल आर्मी के लोग हैं 616। तो इसमें क्या है हमारे पास कि टोटल 616 आर्मी के मेंबर हैं और वो लोग ना किसी बैंड के पीछे चलते हैं और उस बैंड में जो है टोटल 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि वो 32 लोग हैं, मतलब 32 जो है टोटल हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ कॉलम बनाते हैं। मतलब सोचिए कि एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे, इस तरह से कॉलम बने हैं, ठीक। तो बताओ कि हर कॉलम में कितने कितने लोग खड़े हैं। और जो 616 लोग हैं, जो आर्मी के 616 लोग हैं, वो भी इन्हीं के पीछे लगते हैं। तो बताओ टोटल जो है कितने, मतलब टोटल कितने कॉलम बने होंगे, ये कहने का मतलब उनका। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये पूछना चाह रहा है कि मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास जो दे रखा है नंबर, वो कितने दे रखे हैं, 32 एंड 616। अब हम क्या करेंगे, इसमें a बराबर मान लेंगे हम, a बराबर, बताओ a बराबर अगर मैं 616 मानूं और b इक्वल टू मैं 32 मानूं, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या कर सकते हैं, बताओ, a इक्वल टू BQ प्लस R, और जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी, B से छोटी और 0 से बड़ी और 0 के बराबर। तो बताओ a की जगह कौन है, 616 बराबर b की जगह 32। इन कैसे करेंगे, 32 का डिवाइड करेंगे 616 में। तो 32 1 जा 32, कितना बचा, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचा 5, तो 5 में से क्या 2, 5 में से 3 गया तो 2, और ये उतरेगा 6। अब 9 से 2 जरा, 9 से दूंगा मैं तो 9 दूनी 18 और 9 तियां 27, 27 एक 28, तो कितनी बार जा रहा है, फिर 16 में से 8 गया 8, ठीक है 8 बच गया। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड फिर 32 में करेंगे, तो 8 4 जा 32, तो 32 में से 32 गया 0। तो मैंने कहा था अगर रिमाइंडर कभी भी 0 बचे, रिमाइंडर अगर कभी भी 0 बचे, तो जिससे मैंने लास्ट टाइम डिवाइड किया था वो हमारा एचसीएफ हो जाता है, हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो देखो यहीं से अब लेके चलते हैं। मैंने 616 में डिवाइड किया था 32 का, तो कितनी बार गया था वो, 19 टाइम्स गया था, और प्लस कितना रिमाइंडर बचा था, 8, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, 32 में मैंने क्या किया था, 8 का डिवाइड किया था, और कितनी बार गया था, 8 4 जा 30, और रिमाइंडर कितना बचा था, 0। तो जिससे मैंने लास्ट टाइम डिवाइड किया था ना, वही हमारा एचसीएफ हो जाता। तो हमारा एचसीएफ इक्वल टू हमारा 8। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल कॉलम बनेंगे वो कितने बनेंगे, हमारे 8 कॉलम बनेंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर टू फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे स्क्वायर होते हैं किसके, पॉजिटिव इंटीजर्स के, ठीक है, वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है
स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में होते हैं। तो चलिए देखें, हम मान लेते हैं लेट a एंड b आर टू नंबर्स, let a and b are two numbers such that कि जो a है वो b से बड़ा है एंड b इक्वल टू 3। किस फॉर्म में प्रूव करना है हमें? 3m और 3m+1। तो जब भी मैंने क्या कहा था, जब भी हम इस फॉर्म में ला, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था 6q+1 6q+3, तो हमने b इक्वल टू क्या मान लिया था? 6। तो हमारी b जो है, तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है कि a जो है वो bq+r होगा, और जो r की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? हमेशा 0 के बराबर और 0 से बड़ी और हमेशा b से छोटी। मतलब इसमें b कौन है? 3 है। तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या बन सकती हैं? 0 बन सकती है, 1 बन सकती है और 2 बन सकती है। क्यों 3 नहीं बन सकती? क्यों? r की जो वैल्यू है हमेशा जो है 3 से छोटी होगी, b से छोटी होगी। ओके, तो हमारे पास जो a की वैल्यूज़ है वो क्या क्या बन सकती है? a इक्वल टू 3q+0 बन सकती है, और a की वैल्यू क्या बन सकती है? 3q+1 बन सकती है, और a की वैल्यू क्या बन सकती है? 3q+2 बन सकती है। सही है। पर इन्होंने स्क्वायर पूछा कि उस नंबर का स्क्वायर, तो मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा हमारा a² बराबर 3q+0 का होल स्क्वायर। तो मतलब a² बराबर 9q²। a² इक्वल टू, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 और अंदर जो है 3q²। सही है, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो फिर इन्होंने क्या कहा सेकंड वाले का, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या बनेगा? a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब a² बराबर, इसका स्क्वायर करूंगा तो a+b का होल स्क्वायर लगेगा, तो 9q², a² प्लस b² और प्लस का 2ab, मतलब 2 3 जा 6, तो ये आएगा 6q। सही है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम a² बराबर 9q² प्लस 6q+1। अब इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ a² इक्वल टू 3 कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 3q² प्लस 2q और प्लस का 1। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं थर्ड वाले का करूँ, देखो थर्ड वाले का स्क्वायर करूँ तो कैसे बनेगा? a² बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? a² बराबर, इसका a+b का होल स्क्वायर से खोलो तो क्या बन जाएगा? 9q², a² प्लस b² मतलब 4 प्लस 2ab मतलब 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12q। अच्छा, a² बराबर 9q² प्लस, अगर मैं इसको आगे पीछे लिखूं 12 को इधर और 4 को पीछे, ऐसा कर सकता हूं मैं, तो 12q+4। फिर आगे देखो a² बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 3+1 कर सकता हूँ। इतने में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो a² बराबर 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3q² प्लस 4q+1 और प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए जो 1 है और जो ये हमारा 2 आया और जो ये हमारा 3 आया, इसकी फॉर्म देखो यहाँ पे। क्या मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a² बराबर 3 और जो ये अंदर इंटीजर है ये m,
तो 3m के फॉर्म में। यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ पे अंदर m, मतलब ये पूरा इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर प्लस 1 तो 3m प्लस 1। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बराबर 3 और ये पूरा इंटीजर है तो 3m प्लस 1। तो हमारा जो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, 3m प्लस 1 3m प्लस 1 इस फॉर्म में ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये m हर बार अलग क्यों, जैसे यहाँ पे 3 की स्क्वायर इसको भी m मान रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको भी m मान रहा हूँ। देखिए इंटीजर जो होता है ना, किसी भी दो इंटीजर का सम, किसी भी दो इंटीजर का सम वो भी इंटीजर होता है, किसी भी दो इंटीजर का माइनस वो भी इंटीजर होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर इंटीजर के साथ मैं किसी एक और इंटीजर का इनटू करूँ तो इंटीजर ही बनेगा। तो इसको मैंने m जो है इंटीजर से दिखा दिया कि ये पूरा नंबर एक इंटीजर होगा, ये पूरा नंबर इंटीजर होगा। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। देखिए a स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ पे आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में और यहाँ पे 3m प्लस 1 के फॉर्म में। ओके, क्वेश्चन थ्योरिकल है तो ऐसा मैं मानता हूँ कि थोड़ा दिक्कत होगी समझने में, एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखिए इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है दो नंबर्स मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उनका अगर मैं क्यूब करूं तो वो हमेशा 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस किस फॉर्म में आते हैं, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि let a and b are two numbers that a and b are two numbers such that कुछ इस तरह से दो नंबर हैं कि जो a है वो b से बड़ा है and b इक्वल टू 3। अब देखिए इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैंने कहा था कि जिस फॉर्म में लाना है ना उसी फॉर्म में हमेशा वो, जैसे 6q वाला था तो हमने b इक्वल टू 6 लिया था, जैसे 3m वाला था तो मैंने वहाँ पे b 3 लिया था। यहाँ पे 9m की फॉर्म में है, ठीक है, तो 9m की फॉर्म बट मैं b इक्वल टू 3 ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप b इक्वल टू 9 नहीं ले सकते, b इक्वल टू 9 लेंगे तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना वो कहाँ तक जाएगी। देखिए अगर हमारे पास बाई यूक्लिड डिवीजन, देखिए बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो उससे क्या होता है, यूक्लिड ने क्या कहा था कि जो a है वो हमेशा क्या होगा, b क्यूब प्लस r के बराबर होगा, वेयर जो r है वो हमेशा b से छोटा होगा, वो हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे b इक्वल टू 9 लेता तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना वो क्या जाते हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जाते ना। तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज लेनी पड़ती है हमें, तो उसके लिए हमारा थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता। हमें 9m के फॉर्म में चाहिए ना और क्यूब चाहिए। तो देखो जब अगर मैं यहाँ पे 3 का क्यूब करूँ तो वो 27 आ रहा है, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3 तो लिख सकता हूँ। तो मुझे 9 की फॉर्म में चाहिए तो मैंने b इक्वल टू 3 लेने से मेरा काम हो सकता है। आप चाहें तो 9 से भी कर सकते हैं, बट वहाँ से 9 से ना पॉसिबल वैल्यू थोड़ा ज़्यादा जा रही है तो इसलिए लेंथ ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या होंगी, 0 1 और 2। क्यों, r की वैल्यू जो है 0 के बराबर और 0 से बड़ी और कहाँ तक जा सकती है, b से कम, मतलब b मतलब b इक्वल टू यहाँ पे कौन है 3। तो पॉसिबल वैल्यू, अब देखो a की जो वैल्यूज है वो क्या क्या बन सकती है, a बराबर जो b क्यू, b मतलब 3q और प्लस r की पॉसिबल वैल्यू 0, ये भी हो सकता है। a की जो है ये भी हो सकता है 3q और प्लस r की जगह कौन है 1, तो 1 भी हो सकती है। a बराबर 3q प्लस 2, ये तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं a की,
सही है। पर हमसे ए नहीं पूछा, हमसे पूछा है क्यूब, ठीक है। तो क्यूब करेंगे अगर इसका अगर मैं क्यूब करूं तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ए क्यूब बराबर 3 क्यू, जीरो को लिखो ना लिखो बात एक ही है, क्यूब। तो इसका मतलब हमारे पास जो बन रहा है ए क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए क्यूब बराबर 9 और यहाँ से क्यूब। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए क्यूब इक्वल टू 9 और अंदर क्यू जो है इंटीजर है तो m, ठीक है। ये बन गया हमारा 9n के फॉर्म में। सेकंड वाले का अगर मैं क्यूब करूं तो देखो सेकंड वाले का मतलब a, तो a बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। तो मैं a क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब लगेगा, तो वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर। तो देखिए a क्यूब मतलब 3q का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर और b का मतलब 1 प्लस 3a मतलब 3q और b मतलब 1 स्क्वायर। तो हमारे पास a बराबर 9 3 27, तो 27 क्यूब और प्लस 1 और प्लस 9 3 27, तो 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 3 9 क्यू। सही है। इसको लिख सकते हैं हम ए क्यूब बराबर 27 क्यूब, मतलब जो पावर है रिड्यूस फॉर्म लिखेंगे तब उसके बाद ये आएगा 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यू प्लस 1। इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो 9 कॉमन लेने से क्या बन रहा है 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q और प्लस 1। इस पूरे को मैं m ले सकता हूँ, तो यहाँ पे a क्यूब, तो हमारे पास क्या आ रहा है a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया है 9m प्लस 1 के फॉर्म में। अगला हमारे पास जो है वो क्या है 3q प्लस 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो बताओ a क्यूब करूँगा तो यहाँ पे आएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो हमारे पास क्या आ रहा है a क्यूब बराबर बताओ a क्यूब मतलब 3q का क्यूब, a क्यूब प्लस 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3a स्क्वायर और b मतलब 2 प्लस 3a और b स्क्वायर। तो करो a क्यूब बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 27q क्यूब प्लस 8 और प्लस 9 3 27 ये 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 3 9 और 9 को 36, तो 36 क्यू। सही है। अब करो इसको a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। तो इसमें से भी ना ऐसा कर सकता हूँ मैं, बताओ कैसे कर सकते हैं इसको। अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूँ तो 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस 8। इसको ऐसा लिख दो a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो इस फॉर्म में आ गया। क्यों इतने पूरे को ना मैंने m लिख दिया है, क्यों q जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर का सम भी जो है इंटीजर ही होगा। तो उन्होंने कहा है कि m लिख दो, जो भी हमारा इंटीजर है वो m डिसाइड करता है, ये m रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो हमारा जो ये a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया है। ओके। तो स्टूडेंट आपकी जो ये एक्सरसाइज है 1.1 ये हम ख़त्म कर चुके हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी वो इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का आएगा। ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप देखिए घर में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।